नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कालका से समालका तक। मैं हूं आपके साथ अनाज शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की आज की तमाम अहम खबरों के साथ। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी करनाल के दौरे पर रहे। सीएम सैनी करनाल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने जनसभा को संबोधित किया, साथ ही आत्म मनोहर जैन मंदिर भी पहुंचे, जहां सीएम सैनी जैन मुनि महाराज से आशीर्वाद भी लिया। सीएम नायब सिंह सैनी दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने आशीर्वाद लिया। और आपको बता दें कि इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। जैन मुनि महाराज से उन्होंने आशीर्वाद लिया है। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आत्म मनोहर जैन मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में वार पलटवार का दौर जारी है। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता जनता को भ्रमित करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस 1.5 महीने से प्रत्याशियों की सूची तैयार करने में लगी है, लेकिन आज तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। चुनाव का दौर शुरू हो गया है, ऐसे में सभी पार्टियों का वार पलटवार भी शुरू हो गया है। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भी अब विपक्ष पर निशाना साधा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने अपनी टिप्पणी की है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पर कटाक्ष किया है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। हरियाणा के पंचायत राज्य मंत्री महिपाल डांडा से हमारे सहयोगी ओपी शर्मा ने खास बातचीत की। मंत्री महिपाल डांडा ने इस दौरान चर्चा में क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। माहौल जो गर्माता जा रहा है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के पंचायत राज्य मंत्री हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इस वक्त जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है, बीजेपी को आप किस स्थिति में देख रहे हैं? 10 सीटों पर सबसे पहले प्रत्याशियों की घोषणा की। बीजेपी तो नंबर 1 पे है। हम 10 की 10 सीटें जीत रहे। जनता का समर्थन हमारे साथ है, आशीर्वाद हमारे साथ है, क्योंकि किसी भी पार्टी में ना नेता है, ना उनके पास कोई नीतियां हैं, ना उनकी ठीक नीयत है। उल्लू आप बार बार नहीं बना सकते लोगों का। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मगर यहाँ तो 12-13 प्लान निकल गए लोगों के, उल्लू बनाते बनाते। अब देश की जनता को, प्रदेश की जनता को समझ में आ गया कि भाई मोदी जी का कोई विकल्प नहीं। अगर बात करें तो एक तरफ से किसान नेताओं की गिरफ्तारी ये जो हुई है, उनकी रिहाई को लेकर भी प्रदर्शन चल रहा है। 27 जो है अप्रैल तक अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है। वहीं अगर ई टेंडरिंग को लेकर कहें तो जो सरपंच है उनसे भी बातचीत चल रही है। आपको लगता है कि चुनाव में ये 2 बड़े मुद्दे कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए दिक्कत खड़ी कर सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, कई बार होता क्या है कि कुछ काम पुराने समय से चले हुए होते हैं, वो प्रोसेस में डले होते हैं। कई बार उनका निर्णय लेने में थोड़ी बहुत देर सवेर हो जाती है, मगर उसका मतलब ये नहीं होता कि भी देश के साथ कोई आदमी कंप्रोमाइज करेगा। देश पहले है, देश का हर व्यक्ति ये बात समझता है। इसलिए हमारे अपने घर के इश्यूज हैं, इन इश्यूज को हम लोग कभी भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके सॉर्ट आउट करने के लिए लगातार प्रयास भी चल रहे हैं। अब वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, मगर उसके लिए देश की राजनीति के साथ हमारे प्रदेश का या देश का आदमी कंप्रोमाइज नहीं करता। एक बार फिर जो है बीजेपी प्रत्याशियों का और जेजेपी प्रत्याशियों का विरोध चल रहा है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन के दौरान जो किसानों का साथ नहीं दिया, उसी के चलते जो कहीं ना कहीं इनका विरोध हो रहा है। क्या चुनाव पर इसका इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि विरोध लंबे टाइम से चल रहा है? नहीं, देखो, मैं फिर आपको कह रहा हूं, कुछ इश्यूज हमारे अपने पारिवारिक इश्यूज हैं, हमारे स्टेट के अपने इश्यूज हैं। उन इश्यूज पे सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है।
मगर ये चुनाव देश का चुनाव है और देश के चुनाव में कोई भी व्यक्ति 1% भी रिस्क नहीं लेता। उनको पता है कि बाकी इस देश में जितने भी नेता हैं वो बर्बादी के कारण बनते रहे हैं, उन्हीं की वजह से देश बर्बाद हुआ है। बहुत मुश्किल से दलदल में से निकल के देश पटड़ी पे आया है। 100 की स्पीड पे देश को दौड़ा के आगे लेके जाना ये हर व्यक्ति का सपना हो गया है। हर व्यक्ति अपने सपने को पूरा करना चाहता है और उसका सपना है कि हम लोग दुनिया के सबसे ताकतवर देश बने। तो सबसे ताकतवर देश बने, इसका रोड मैप, इसका खाका, इसके लिए सुझाव वो देश की जनता से हमने मांगे और देश की जनता ने अपने सुझाव दिए। इसलिए देश की जनता इस चुनाव में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेगी। सर, एक बार फिर कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट जो सामने नहीं आ रही है, फिर बैठक कह रहे हैं कि अब आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, इस तरीके से एक समय अवधि जो बढ़ती जा रही है, किस तरीके से सियासी तौर पर देखेंगे? देखिए, कांग्रेस के लोग दो तरह का खेल खेल रहे हैं। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि बोला भाई बीजेपी को हमने साफ कर देंगे, ये कर देंगे, है ना, और दूसरी तरफ इनके कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इन दोनों बातों में से कोई न कोई बात तो होगी ना एक। तो ऐसी क्या बात है? एक जगह तो झूठ है और ये बात सही है कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 सीट दे रही है और ये भी बात सही है कि उनके कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ना चाहते। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो करनाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं, एक बड़ी हॉट सीट बन गई है। आपकी पानीपत ग्रामीण भी जो है वो करनाल लोकसभा का हिस्सा है। तो किस तरीके का रुझान आपके हल्के की तरफ से दिख रहा है और क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कितना मार्जिन आपकी तरफ से दिलवा देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे भी वो जुड़ा हुआ है? पिछली बार 2019 के चुनाव में भी हमारी 9 की 9 विधानसभा में सबसे ज्यादा लीड था और इस बार भी हमारी सबसे बड़ी लीड होगी। और हमने उस वक्त जो ये करनाल लोकसभा थी ये देश में 2nd नंबर पे जीती थी। इस बार हम सब कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत कर रखी है और ज्यादा मेहनत के साथ हम लोग लगे हुए हैं और मुझे पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं कि हम लोग इसको नंबर 1 की सीट बना के जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के पंचायत राज्य मंत्री महिपाल राणा, जिनका कहना था कि लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 10 सीटें पर जीत हासिल करेगी। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए मैं ओपी शर्मा। चलिए इसी साथ आगे बढ़े बुलेटिन में। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अमृतसर दिल्ली हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया है। बाइक सवार एक युवक की इस हादसे में मौत हो गई है। दूसरे ने अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया है। तीसरे युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अग्निवीर की परीक्षा ये देने जा रहे थे जिस दौरान ये हादसा हुआ और इस हादसे में 2 युवक की मौत हो गई है, जबकि एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अंबाला अमृतसर दिल्ली हाईवे पर यह हादसा हुआ है और बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंबाला से। 3 युवक अग्निवीर की परीक्षा देने जा रहे थे जिस दौरान यह हादसा हुआ और हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। तीसरे युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अंबाला से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हाईवे पर 3 युवकों की हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। अमृतसर दिल्ली हाईवे पर यह हादसा हुआ है, जहां पर 2 युवकों की मौत हो गई है। एक युवक की हादसे के दौरान मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक की अस्पताल पहुंचने के बाद मौत हो गई है। वहीं तीसरे युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष को जमकर घेरा। तो वहीं आपको बता दें कि विपक्ष ने बीजेपी पर संविधान को बदलने और संविधान को समाप्त करने का आरोप लगाया था। इस पर कंवरपाल गुर्जर ने पलटवार किया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कहा कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में मुसलमान को पहला हक देने की बात कर रही है और हिंदू मुस्लिम की बात पैदा कर रही है। की बात है देश में कि आज वो पढ़ रहे हैं, अच्छे आगे स्थान ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन अगर ये कहो कि मैं केवल इसलिए उसको लगाऊंगा कि मुसलमान है तो मैं इसके लिए हम उसके विरोध में, हम उसके
पक्ष में नहीं है। मुसलमान खूब पढ़े, खूब तरक्की करे, इसके हम पक्ष में। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस का है, और कांग्रेस पूरे देश को मजहब के आधार पर बांटना चाहती है और उस पर बांट के जो वोट लेना चाहती है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है उसके खिलाफ है। और जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा सेट किया, विकास का एजेंडा सेट किया, तो उसके बाद कांग्रेस जो है वो रसताल में चलेगी। आप देख रहे कि कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा। कांग्रेस शुरू पहले दिन से लेके आज तक कांग्रेस मजहब के आधार पे पॉलिटिक्स करती रही, उसके आधार पे बांट के। उनके प्रधानमंत्री ने सबके सामने कहा कि जो देश के संसाधन है उन पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। हम कहते हैं कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार गरीब आदमी का है, ताकि उसको मदद होनी चाहिए, चाहे वो गरीब फिर मुसलमान हो, चाहे वो गरीब कोई भी हो, उसको मदद करना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन वो इसको गरीब को कहने की बजाय वो कहते हैं कि मुसलमानों को उसका पहला अधिकार है। अखिलेश जी ने जो उनकी उसमें संगठन में शामिल हैं, उन्होंने कहा था मुसलमान की बेटी है तो वो मेरी बेटी है, तो जो बाकी की बेटियां हैं ये किसकी बेटियां हैं? वो भी तो हमारी बेटियां हैं। हमारी जिम्मेदारी 100% के है। अभी आपने देखा हरियाणा में जब बात आई तो एक कांग्रेस के लीडर ने कहा था कि मनोहर लाल को क्या पता कि बेटी कैसी होती है। लेकिन मनोहर लाल जी ने जो काम किया वो सबके लिए एक जैसा काम किया। अगर कॉलेज खोलने की बात कही तो ये कहा कि 20 किलोमीटर पर हर बेटी को हम कॉलेज देंगे। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि कोई बेटी 20 किलोमीटर से दूर जाएगी। तो सारी व्यवस्थाएं जिस प्रकार से आज हमारी सरकार बिल्कुल ईमानदारी के साथ सबके लिए काम कर रही। आज मुस्लिम भी ये मानता है कि इस सरकार ने जितना मेरे विकास के लिए काम किया, हमने कहा कि घर हर व्यक्ति के लिए, हाउस फॉर ऑल की बात कही, उसमें मुसलमान बड़ी संख्या में जिनको घर बना के दिए। और आज आप अपने मीडिया पे देखते हैं, चैनल पे देखते हैं, आज वो खड़े के कहते हैं कि मेरे को घर बना के इस सरकार ने दिया। तो हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहते, लेकिन कांग्रेस जो है वो देश को बांट के जिस प्रकार से शासन हथियाना चाहती है, तो आज उसकी सारी पोल खुल गई। अब उसके बाद वो जिस प्रकार से उसकी प्रतिक्रिया दे रही, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही उसको, जो उनका घोषणा पत्र था, उसी की पोल उन्होंने खोल ली है जनता के सामने, और अब जनता उसका निर्णय करेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर घमासान जारी है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए चुनावी मैदान में उतरी हुई है। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों को घोषणा नहीं की है, जबकि बीजेपी ने अपने सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सभी को इंतजार है तो सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामों का। इसी बीच एक खबर ये भी उड़ाई जा रही है कि गुरुग्राम से कांग्रेस अभिनेता राज बब्बर को लोकसभा का टिकट दे सकती है, जिस पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कैप्टन अजय यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस फिल्म स्टार को ही टिकट देना चाहती है तो रणवीर और ऋतिक को टिकट दे, राज बब्बर को क्यों? कैप्टन के इस बयान के बाद कांग्रेस के अंदर कलह मच गई है, तो वहीं एक बार फिर से अब सामने निकल आ गई है। हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। अब स्टूडेंट्स परिवहन सुरक्षा योजना का लाभ ले सकेंगे। MIS पोर्टल पर छात्र स्कूल से दूरी, रूट और वाहनों की सूची अपलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है। विद्यार्थियों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, जहां पर विद्यार्थियों को अब ये सुविधा जो है मिल सकेगी सरकार के द्वारा। तो वहीं आपको बता दें कि विद्यार्थी उस पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं, इसके बाद वो सुविधा जो है ले सकते हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से ये सुविधा छात्रों को दी जाएगी। छात्र विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना का लाभ ले सकेंगे और MIS पोर्टल पर जाकर छात्र को पंजीकरण कराना होगा। स्कूल से दूरी और वाहनों की सूची अपलोड करनी होगी, जिसके बाद इस सुरक्षा का लाभ छात्र उठा सकते हैं। हरियाणा के अनाज मंडियों में गेहूं की फसल का सीजन पीक पर है। सभी अनाज मंडियां अनाज से भरी पड़ी हैं। किसान अपने लगभग फसल मंडी में बेच चुके हैं, लेकिन मंडी में धीमे उठान से आढ़ती सहित किसान भी परेशान है, क्योंकि मौसम विभाग बार बार बरसात आने की चेतावनी दे रहा है और ज्यादातर गेहूं खुले में पड़ी है। वहीं मंडी प्रशासन का कहना है कि वे एजेंसियों को बार बार चेता भी रहे हैं कि मंडी में उठान करें, लेकिन मंडी सचिव की अगर माने तो मंडी में अब तक 1,38,000 क्विंटल की आवक हो चुकी है और जिसमें 1,30,000 की खरीद कर चुके हैं। तो वहीं 43,500 क्विंटल का उठान भी हो चुका है। गुरविंदर सिंह। नहीं, खेतों में तो फसल कट चुकी है, पर मंडी में ये देखो जैसे बोरी पड़ा है सारा, तो
तो लिफ्टिंग नहीं हुई तो जहाँ दाने उतारने की बहुत दिक्कत है। अगर बारिश भी हुई तो सारे दाने भीग जाएंगे, तो इससे किसान को परेशानी है। क्यों, जो आड़ती तो माल सारा ले लिया, अगर भीग गया तो वो किसके जिम्मे पड़ेगा, ये तो देखना। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं कह रहे, एक दो दिन में हो जाएगी, पर अभी हुई नहीं। आगे फिर बारिश अभी को फिर बता रहे हैं जी, तो फिर कैसे करेंगे? देखो क्या बनता है। अभी क्या करते हैं ये तो आड़ती बताएंगे ना क्या करेंगे। पेमेंट आपकी अभी कुछ आ चुकी है, कुछ आने वाली है। स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने यमुनानगर के सरोजनी कॉलोनी में आयोजित हनुमान जन्मोत्सव में भाग लिया। साथ ही श्रद्धालुओं ने उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने सभी देशवासियों के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। उन्होंने मतदाताओं का आह्वान किया है कि ये मतदान सबका अधिकार है, साथ ही जनता की तरफ से और जनता के लिए प्रतिनिधियों को चुना जाना है। इसलिए राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर सभी मतदान अवश्य करें। साथ ही हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ऐसा उन्होंने कहा। ये निश्चित है कि हमारा देश जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की गरिमा यही है कि जो बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, जनता के द्वारा, जनता के लिए। तो जब जनता के द्वारा की बात आती है कि लोकतंत्र का निर्माण, तो वहाँ निश्चित है कि जनता के द्वारा, अर्थात जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करे। मतदान अधिकार भी है और मतदान कर्तव्य भी है। बीजेपी प्रत्याशी और रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पर पलटवार किया है। विपक्ष के मोदी राज में संविधान के खतरे में होने की बात पर उन्होंने कहा कि सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस और विपक्ष अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस प्रकार के आरोप लगा रहा है, जबकि देश में कांग्रेस पार्टी ने देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान के उलट काम किया है। के दौरे तो चुनाव है, 25 मई को वोट पड़ेंगे और उम्मीदवारी घोषित होगी है, तो लोगों के बीच में जाना, लोगों के सामने अपनी बात रखना, लोगों की सुनना भी कि भी क्या उनकी क्या बातें हैं। तो चल रहा है प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छा। आज खेड़ी में आए हैं, इससे पहले तालाव में थे, खेड़ी में थे। बहुत अच्छे तरीके से लोगों में जोश है, उसी तरह का जोश है, बल्कि उससे ज्यादा जोश है। 2019 से भी ज्यादा जोश इसलिए है कि जिस विश्वास के साथ इन्होंने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया था, उस विश्वास से भी बढ़ करके मोदी जी ने काम किया 5 सालों में। धारा 370, 35A, 3 तलाक, करतारपुर कॉरिडोर, महिला आरक्षण, राम मंदिर, जो लोग सोच भी नहीं सकते थे भाई ये काम हो सकते हैं, वो मोदी जी ने करके दिखाए। चरखी दादरी जिले के गांव माईखूद में ग्रामीणों ने चकबंदी को लेकर पंचायत का आयोजन किया, जिसमें ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना रोष जताया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले काफी समय से उनके गांव में चकबंदी नहीं हुई है, जिसको लेकर वो कई बार जिला प्रशासन, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और विधायक नैना चौटाला से भी मिल चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया गया। ये है जी सरपंच मैं कृष्ण शर्मा माईखुर्द, और चकबंदी के विषय में पूरा गांव एकत्रित हुआ है, और हर्षेक कंपनी बार बार हम पर प्रेशर बना रही है कि चकबंदी मुख्यमंत्री का आदेश है, और पूरा गांव चकबंदी मैनुअली अपने खर्चे पर गांव राव करवाना चाह रहा है, और हम लगातार हर्षेक से नहीं करवाना चाह रहे, और हम विधायक जी से मिल चुके, सांसद साहब से मिल चुके और अन्य अधिकारियों से मिल चुके, हमारी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। मांग ये है जी कि सरकार जो है जबरदस्ती एक प्रेशर के साथ, एक दबाव के साथ चकबंदी हमारे गांव की हर्षेक कंपनी से करवाना चाह रही है। हर्षेक कंपनी का विरोध है, हम नहीं करवाना चाहते, क्योंकि जो त्रुटियां हैं, कमियां हैं रिकॉर्ड के अंदर,
उनको वो दुरुस्त नहीं करनी। कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद जो है वो जो है ड्रोन से मैपिंग करेंगे। ये एक अच्छा तरीका नहीं है। ये चकबंदी कामयाब नहीं होगी, लोगों के झगड़े होंगे, कब्जे नहीं पकड़े जाएंगे। अपना ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਸਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਲ ਆਈ ਨਾ ਹਲੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਫੋਰਚੂਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ। जुलाना क्षेत्र के ब्राह्मणवास गांव खेतों में आसमानी बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। किसान शिव कुमार जुलाना का रहने वाला है। वो अपने खेत में शाम के समय कार्य कर रहा था। उस समय अचानक मौसम परिवर्तन हो गया और आंधी के साथ साथ बिजली की गर्जन और बरसात शुरू हुई। जब किसान अपने खेत में था तो उस समय आसमानी बिजली गिर गई, जिससे कि उसका सिर झुलस गया और वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई कि आसमानी बिजली गिरने से किसान की मौत हुई है। पुलिस शव परिजनों को सौंप दिया है। कल हमें फोन से सूचना प्राप्त हुई थी कि ब्राह्मणवास के खेतों में एक बुजुर्ग की डेड बॉडी मिली है। तो मौके पे पहुंचे थे, तो मौके पे पहुंच के जाके देखा तो देखने से यही अंदाजा लग रहा था कि भाई इस पर आसमानी बिजली पड़ी है। उसका सिर फटा हुआ था, सिर मतलब सिर में यहाँ से बाल जड़े हुए थे और उसका जो सिर पर परना बांध रखा था वो जड़ा हुआ था हल्का सा। और तो फिर उसको डेड बॉडी उठा के हॉस्पिटल में भिजवा दी थी और आज उसका पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम से भी डॉक्टर ने क्लियर कर दिया कि भाई आसमानी बिजली पड़ने से ही डेथ हुई है। फरीदाबाद में स्थित बादशाह खान सिविल अस्पताल में एक डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की जांच में पहुंचे एक पीड़ित परिवार पर एक फर्जी झोलाछाप डॉक्टर ने अस्पताल परिसर में ही मारपीट कर दी। मारपीट करने के बाद डॉक्टर और बदमाश मौके से ही फरार हो गए। हमले के बाद प्रीति परिवार ने डायल 112 कर पुलिस को बुलाया और घटना के बाद पलवल की सरकारी अस्पताल लेकर गए। सफदरगंज अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं सफदरगंज अस्पताल में पहुंचे थे, जहां पर उनके बेटे को इलाज के लिए भर्ती किया गया था। हम इंक्वायरी पे से नीचे आए थे तो इर्द गिर्द को गुंडे छिपे हुए थे, तो एकदम जब हम पीछे से जब अटैक करा उसने एकदम मारपीट चालू कर दी हमको सब पे। किस चीज की इंक्वायरी चल रही है? पैर की इंक्वायरी चल रही थी, उसने पैर बिगाड़ दिया था। किसके खिलाफ? और साबिर के खिलाफ चल रही थी। डॉक्टर साबिर? हाँ जी, डॉक्टर साहब डॉक्टर है जी, डॉक्टर साबिर। कब हुआ क्या था पूरा मामला बताओ जी। हमारे लड़के का पैर का मसला था, उसने ना तो कागज दिया मुझे। मैंने उससे बोला भी तक कागज दे दे, मैं लड़के को दाखिल कर लूँ कहीं और हॉस्पिटल में कर लूँ। उसने बोला तू पिटेगा और यहाँ पे या तो यहाँ से भाग जाना है तो मारपीट होगी। किस नाम से अस्पताल है? सना मेडिकल के नाम। सर हम 112 से आए हैं। हमारे पास सूचना आई कि बीके अस्पताल में झगड़ा हो रहा है, तो हम तुरंत आगे आने के बाद देखा कि झगड़े वाले जो करने वाले थे वो तो हमें नजर नहीं आया, वो चले गए। बाकी हमने संबंधित थाना को इतला कर दिया, उनकी गाड़ी आ गया और कंप्लेंटर को लेके गया। क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने कहा कि झगड़ा हो रहा है, हमारे साथ मारपीट कर रहा है, पहले से कोई हमारी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, किसी डॉक्टर की बात नाम ले रहा था। ये किसी इंक्वायरी में आए थे वो लोग? फरीदाबाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने सेक्टर 12 जीएसटी विभाग में तैनात एक ईटीओ और उसके 2 सहयोगियों को 5,20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने जाल बिछाकर ईटीओ और उसके 2 अन्य सहयोगियों को जीएसटी कार्यालय में रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हालांकि जीएसटी विभाग में तैनात ईटीओ भूषण 2 दिन बाद ही अपनी रिटायरमेंट पूरी कर घर जाने वाला है, तो वहीं लेकिन घर जाने से पहले ही वह हवालात पहुंच गए हैं। फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने तीनों की गिरफ्तारी के बाद मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस उतना ही। नमस्कार।
Hey, look, I can download a